Hello everyone. Good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 8, Subject Social Science, Chapter 7, Environmental Changes. So friends, in this video we are going to talk about environment, which is one of the important factor to take care in present time. Today we all knew that we are suffering with many kind of problems. So in this chapter we are going to study about some kind of environmental uh, problems as well as uh, the steps to prevent this pollution. So in last video, chapter 6 video, we talk about history. Here we are going to talk about geography again. I hope that you like all the videos. Even I got good comments from your side. So it is पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. तो आज के वीडियो में जो हमें बात करनी है वो हमें एनवायरनमेंट के बारे में बात करनी है कि आज के डेट में अगर हम देखने जाए तो हर तरफ डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है. उसके बहुत सारे रीजंस हैं. इवन दो वी ऑल्सो फील दिस चेंज इन एनवायरनमेंट. इफ़ यू चेक द environment of 100 years ago, and if you compare that atmosphere and environment at present time, then it has far difference. क्योंकि पहले जो 100 years का जो टेम्परेचर था, एटमॉस्फेयर था, और आज का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत डिफरेंट है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर भी रहे हैं आज की डेट में. तो it is very necessary to understand about this responsibility. It is our moral responsibility to prevent pollution and protect the earth. क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम में एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अब यहाँ पे अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो हमारे पास रहने के लिए और कोई प्लेस अभी नहीं है. फ्यूचर में पता नहीं आप कितना अच्छा पढ़ाई करते हो और क्या नया रिसर्च करते हो, वो अलग बात है, पर प्रेजेंटली कंडीशन ये है कि अर्थ के अलावा हमारे पास और कोई प्लेस नहीं रह सके. तो ये चैप्टर में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन से चालू होगा. फिर ये एसएस है. यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स जो होते हैं वो कभी सिनोनिम्स नहीं होते, उसके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं. जैसे हम वेदर और क्लाइमेट को सेम टर्म में यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे हम वेदर क्या है वो जानेंगे, फिर क्लाइमेट क्या है वो जानेंगे, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में बात करेंगे. देन वी टॉक अबाउट चेंजिंग इन क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मेजर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल पॉलिसी. लास्ट में यहाँ पे होगा थिंग्स टू नो एंड एक एक्सरसाइज होगी जो आपको कंप्लीट करनी है. तो before I start this video, I would like to tell you that like the video, subscribe the channel, press the bell icon and share the video. तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जो वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है. तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो एक बार कर ले. और सेकंड थिंग जो मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि दिस इज़ योर एजुकेशनल वीडियो, सो यू आर नॉट अलाउड टू सिट एनी awkward situation, awkward position. So sit properly. Take a notebook and pen with you. Whatever you like to note down, please note down that thing, and it will be helps you in revision work. So let's start the video. Chapter number 7, part 1, environmental changes. So what is environmental changes? अगर यहाँ पे आप देखें तो
तीन अलग अलग स्क्रीन के ऊपर आपको तीन अलग अलग पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे है अर्थ जो है वो इट इज़ गोइंग टू सिंक इन वाटर, पानी में डूब रही है अर्थ। सेकंड यहाँ पे कुछ वर्ड्स है कि एनवायरमेंटल चेंजेस को अगर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो किस तरह से डिफाइन करोगे उसको। तो एनवायरमेंटल चेंज इज defined as the change or disturbance the environment caused by human influences on natural ecological process. Environmental changes include a number of disasters. तो ये है एनवायरमेंटल चेंज जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अर्थ या तो एनवायरमेंट में डिस्टेंस जो होता है वो। अब यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ, कि अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं हो तो आपकी हेल्थ के ऊपर उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट होगी ही होगी। तो ये यहाँ पे ये डिस्क्राइब हो रहा है। तो एनवायरनमेंट का हमें इतना प्रिकॉशन क्यों लेना है, वाई वी शुड टेक केयर अबाउट आवर एनवायरनमेंट। So it is very essential to prevent environment for our life. The air that envelops the earth from all sides is known as atmosphere. तो जो air है जो हमारी अर्थ को सभी साइड से एनवेलप यानी कवर करती है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है, एटमॉस्फेयर जो है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है। अब इससे इफ़ेक्ट ये होगी कि अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा सो वी कुड नॉट एग्जिस्ट लॉन्ग ऑन द अर्थ एज अ ह्यूमन और द लाइफ। तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ साइकिल जो है वो अर्थ के ऊपर बंद हो जाएगी, जैसे और कोई प्लेनेट पे नहीं है वैसे। द एनवायरनमेंट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स। तो ये सब रीजंस है कि भाई एनवायरनमेंट क्यों पॉल्यूट हो रहा है। तो भाई इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है, फैक्ट्रीज का स्मोक, पावर स्टेशंस का स्मोक और व्हीकल का स्मोक, ये सब मिलके एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। अब ये जो हम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, फैक्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, उसका रीज़न है कंफर्ट जोन, कि भाई हमें मैक्सिमम कंफर्ट चाहिए हमारी लाइफ में। बट अगर उसको टेक्निकली देखने जाए तो यहाँ कंफर्ट जैसा कुछ है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सब लग्जरीज है, आप बहुत मिलियंस ऑफ रुपीज़ है आपके पास, सब फैसिलिटी है, बड़ा सा बंगला है, कार्स है, एसी है, वॉशिंग मशीन, सब कुछ है। अब आप क्या करोगे फिर कि सुबह में आपका शेड्यूल इस तरह से होगा कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाओगे, हेल्थ को फिट रखने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए जिम में जाओगे, साइकिलिंग करोगे। तो अल्टीमेटली जो आपने कार्स बनाई उसका जो रिज़ल्ट है वो साइकिलिंग पे ही आके रुकता है। तो वो कार बनाने के पीछे जो हमने इतना पॉल्यूशन स्प्रेड किया उसका क्या मीनिंग है। उससे बेटर है कि भाई साइकिल पे ही रहते। तो टेक्निकली अगर देखने जाए तो इतनी लग्जरीज डेवलप करने के बाद भी बेसिकली तो हम वही एक्टिविटी के ऊपर आके रुकते हैं जो ये फैसिलिटीज़ नहीं थी तब भी हम करते थे। अब जैसे जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, अपने उनकी बॉडी अपने आप फिट हो जाती है। और वही हार्ड वर्क कोई मनी मनी लॉन्डर होगा या बहुत पैसे वाला लोग पर्सन होगा तो वो जिम में जाके हार्ड वर्क करेगा। तो मीनिंग कुछ होता नहीं है, रिजल्ट तो एक्चुअली में यही आया। तो बॉडी फिट करने के लिए, बॉडी फिट रखने के लिए जो हमें वर्कआउट करना है वो या तो हम इस तरह से करें या तो उस तरह से करें। दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि लग्जरीज डेवलप करने में हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं और नॉर्मली जो हमारे पास है वही हम अगर एडजस्ट हो जाए वही चीज़ों से तो एनवायरनमेंट कम पॉल्यूट होगा और उसकी वजह से ये अर्थ आगे वाले जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए कंफर्टेबल जोन रहेगी। अदरवाइज़ हम हमारी डिज़ायर्स, हमारी
विशेष कम फुलफिल करने के लिए अगर हम इसी तरह से डिग्रेडेशन करते रहे तो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उनके पास कुछ भी रहने के लिए बचेगा नहीं। तो दैट इज़ वाई दिस चैप्टर इज मेंशन इन योर सिलेबस। और ये 8th स्टैंडर्ड में नहीं, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। और अगर आगे आप पढ़ते हो तो उसके बाद भी ये एनवायरमेंट सब्जेक्ट आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। इसलिए ये सब्जेक्ट आपके अंदर आपके सिलेबस में है और ये चैप्टर आपके सेमेस्टर 1 की बुक में है। तो एनवायरमेंटल चेंजेस की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है तो क्या लिखनी है, तो ये स्क्रीन के ऊपर जो आपने देखा वही उसकी डेफिनेशन है। द चेंजेस दैट अकर इन टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ विंड, मॉइस्चर एक्सेट्रा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आर नोन एज एनवायरमेंटल चेंजेस। तो इसको आपको नोट डाउन कर देना है, ये एग्जाम में 2 मार्क्स टाइप ऑफ क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकती है। तो शायद आई थिंक 6-7 स्टैंडर्ड से आपको डेफिनेशन क्या होती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है वो सिखाया गया है। तो अब ये कॉन्सेप्ट डेफिनेशन वाला है, उसको आपको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अब अगर हम ये डेफिनेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें यहाँ क्या मिलता है, तो चेंजेस दैट अकर इन, फर्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर जो चेंज होता है वो डायरेक्शन ऑफ विंड। तो डायरेक्शन ऑफ विंड से क्या फ़र्क पड़ता है कि मॉनसून पैटर्न चेंज हो जाती है आपकी। मॉइस्चर, क्योंकि अगर डायरेक्शन ऑफ विंड चेंज होगा तो मॉइस्चर भी चेंज होगा और इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम क्रिएट होता है और इसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल चेंजेस। तो ये है एनवायरमेंटल चेंजेस। ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी है और उसको याद रख लेना है। अब हम बात करते हैं वेदर के बारे में। तो जनरली हम वेदर और क्लाइमेट को एक ही कंडीशन में बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। वेदर और क्लाइमेट में बहुत चेंज है। तो व्हाट इज़ वेदर? तो वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम। इट कैन चेंज ड्रास्टिकली इन अ 24 आवर्स पीरियड। तो एनवायरमेंटल चेंजेस में जो वेदर की बात है, तो वेदर वो जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम की बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दिन में 24 आवर में वेदर काफ़ी बार चेंज हो सकता है। जैसे कभी भी हीट आ जाती है, कभी भी विंड ब्लो होने लगती है, कभी भी रेन हो सकता है, कभी भी थंडर चालू हो जाता है। तो वेदर कैन चेंज इन मैनी टाइम्स इन अ डे। वो वहाँ का वेदर बोलेंगे कि जैसे अभी बारिश हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि द वेदर इज़ रेनी। अगर बहुत ही हीट है तो हम बोल सकते हैं वेदर इज़ हॉट। कोल्ड है तो हम बोल सकते हैं वेदर इज़ कोल्ड। तो वेदर जो है वो एक टाइम ड्यूरेशन की बात है, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन की बात है। शॉर्ट टर्म इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ atmosphere or the environment, that is called weather. So the condition of temperature, rain and moisture in any region at a particular point of time is known as weather. तो ये वेदर की डेफिनेशन है, इसको भी आपको नोट डाउन कर देना है कि भाई पर्टिकुलर टाइम के ऊपर टेम्परेचर, रेन और मॉइस्चर की सिचुएशन क्या है उसको हम वेदर बोलेंगे। तो अगर ये वेदर है तो फिर क्लाइमेट क्या है? तो क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, यानी 30-40 ईयर्स तक एवरेज जो टेम्परेचर निकलेगा वो रीजन का क्लाइमेट बोला जाता है। जैसे हीट है, रेन है, कोल्ड है, 30-35 ईयर्स 40 ईयर्स तक उसको मेज़र किया, फिर उसका एवरेज निकाला। वो एवरेज में अगर हीट ज़्यादा है तो हम ऐसा बोलेंगे कि क्लाइमेट इज़ हॉट। अगर कोल्ड ज़्यादा है तो हम बोलेंगे क्लाइमेट इज़ कोल्ड। अगर रेन ज़्यादा रेन ज़्यादा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे कि क्लाइमेट इज़ रेनी। तो क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ डेफिनेशन है, क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर पैटर्न इन एन एरिया ओवर मैनी ईयर्स। इट इंक्लूड्स टेम्परेचर हॉट, कोल्ड और प्रेसिपिटेशन मीन्स वेट और ड्राई। तो जनरली पूरे वर्ल्ड में दो ही सीज़न काउंट होती है, हॉट एंड कोल्ड। रेनी सीज़न है वो वर्ल्ड के सब कंट्री में नहीं है। जो रीजन इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर के आजू बाजू के जो रीजन है वहाँ पे रेन होता है। अदरवाइज़ आप
नॉर्थ पोल या साउथ, जितना पोल की साइड ट्रैवल करोगे तो वहाँ पे मानसून नहीं होता है फिर। तो हॉट क्लाइमेट और ड्राई क्लाइमेट में देखने जाए तो डेजर्ट आर ड्राई, रेन फॉरेस्ट आर वेट, नॉर्थ पोल इज़ कोल्ड एंड इक्वेटर इज़ हॉट। तो इस तरह से क्लाइमेट जो है वो एवरेज है 30 to 35 ईयर्स जनरली काउंट होता है यहाँ पे। और एक डेफिनेशन, सेम ही डेफिनेशन है पर और एक स्लाइड है कि climate is sum of all statistical weather info that helps describe a place or region. It is a dynamic complex of meteorological and cosmic factor for a long period of time and is characterized by a middle expression of atmospheric pressure, air temperature, air humidity, air velocity, sun radiation and rain। तो यहाँ पे एक और स्लाइड, ये अगर हम ये देखें तो यहाँ देखिए कि जनवरी फरवरी में लो प्रेसिपिटेशन है, मार्च में एवरेज प्रेसिपिटेशन है, अप्रैल में प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है, मई जून जुलाई में वेरी हाई प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर आप साथ में देखना कि जनवरी में 15 डिग्री है, मार्च में 18 डिग्री, अप्रैल में 22, मई जून में 25 डिग्री। अब मई मंथ में आपको वैकेशन मिलता है, उसका रीज़न ये है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। मॉनसून अगस्त में स्टार्ट होगा तब 29 डिग्री, फिर सितंबर में वापस डिक्रीजिंग होगा 27 डिग्री, फिर अक्टूबर नवंबर जहाँ पे हम बोलते हैं विंटर चालू हुआ 24 डिग्री, और दिसंबर में लो प्रेसिपिटेशन। अब इनमें से एवरेज जो निकलेगी 30-40 ईयर्स की, वो रीजन का क्लाइमेट है ऐसा बोला जाता है। अगर हम इंडिया की क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया में हर एक टाइप का आपको क्लाइमेट मिलेगा, क्योंकि इंडिया की जो फिजियोग्राफी है वो अलग अलग है। जैसे कि नॉर्थ में माउंटेन है, वेस्ट में डेजर्ट है, साउथ में प्लेटू रीजन है। तो यहाँ पे हमें हर एक तरह का ये फिजियोग्राफी की वजह से क्लाइमेट अलग अलग मिलता है। जैसे इंडिया में हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, कंपोजिट क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, सभी तरह के क्लाइमेट है। तो यहाँ पे समर एक आप देख सकते हैं कि भाई मार्च में माउंटेन हिल स्टेशन और नेशनल पार्क, यहाँ पे जो समर होता है वो मार्च टू मई होता है, विंटर जो होता है वो नवंबर टू फरवरी होता है, मानसून जो होता है वो जून टू अक्टूबर होता है। जैसे ये अभी अगस्त चालू है तो ये यहाँ का इंडिया में मानसून सीज़न कहलाया जाता है। अब अगर हम ग्रीन हाउस की बात करें, ग्रीन हाउस वर्ड हमें काफ़ी सुनने में आया है। तो ग्रीन हाउस एक्चुअली में वर्ड आया कहाँ से है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि कोल्ड रीजन में कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशंस के लिए ग्लास के चैम्बर्स बनाए जाते हैं। अब ग्लास की एक क्वालिटी ऐसी होती है कि जिसके अंदर सनरेज एंटर तो हो सकते हैं पर एस्केप नहीं हो सकते, यानी अंदर आ तो जाते हैं पर यहाँ से चैम्बर में से वो बाहर नहीं निकल पाते। तो इसकी वजह से ग्लास चैम्बर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है और फिर ऐसे एटमॉस्फेयर में क्रॉप्स कल्टीवेट करना इजी हो जाता है। तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है जो स्पेशली कोल्ड रीजन में होती है उसको बोला जाता है ग्रीन हाउस फार्मिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस है, इस तरह का होता है कोल्ड रीजन में जहाँ पे सन रेज कम पहुँचती है। अब ये रशिया का ग्रीन हाउस फार्म है पूरा, जो पूरा ग्लास चैम्बर है इतना बड़ा और इसके अंदर अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं। अब ये इफ़ेक्ट एक्चुअली में अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी होते इस तरह से कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्लास का काम करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अलाउड सनरेज टू एंटर टू द अर्थ but it does not allow to escape sun rays to the space। यानी सन की रेस को कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के ऊपर तो आने देगा पर अर्थ से स्पेस में वापस नहीं जाने देगा और उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अर्थ बिकम्स वार्मर। और अब जब अर्थ वार्म होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये फ़र्क पड़ेगा।
ये देखिए, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस इफेक्ट इंटेंसिफाइड बाय ह्यूमन। नेचुरल जो होता है उसमें से CO2 अपने हिसाब से निकल जाता है, पर यहाँ पे हमारी एक्टिविटी की वजह से CO2 इतना इजीली निकलता नहीं है। और ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आइस शीट दिख रही है, जबकि ये फोटो में अगर आप देखें तो यहाँ पे आइस मेल्ट हो चुकी है। तो अब जब अर्थ के ऊपर, दोनों पोल के ऊपर से आइस मेल्ट हो जाएगी, ओशन का सब रिवर ड्राई हो जाएगा और अर्थ के ऊपर पानी ही नहीं बचेगा, तो लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ विदाउट वाटर। और ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, इस तरफ आप देखिए ग्रीनरी दिखाई दे रही है और हियर यू कैन सी द लैंड बिकम्स बैरन, सूखी पड़ गई ज़मीन। अब इसके अंदर डेजर्ट के अलावा कुछ नहीं रहेगा, जैसे और सब प्लेनेट पे है। तो ये सिचुएशन है। तो ये है ग्रीन हाउस फार्मिंग की इफ़ेक्ट के ऊपर से ये वर्ड आया है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो कंट्रीज विद अ कोल्ड क्लाइमेट रिसीव्स लेस हीट फ्रॉम द सन, दिस हैम्पर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है और वहाँ पे सन की रेस या सन की हीट जो है वो कम स्प्रेड होती है, और उसकी वजह से प्लांट्स और वेजिटेबल्स का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। हैंस अरेंजमेंट्स आर मेड टू एक्यूमुलेट एडिक्वेट हीट फ्रॉम द सन। तो इसके लिए सन में से और हीट कलेक्ट करने के लिए अरेंजमेंट किया जाता है। The roof is made of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building, and this practice is known as the greenhouse farming. तो यहाँ पे ऐसे ग्लास चैम्बर या तो क्लोथ चैम्बर बनाए जाते हैं जिसकी वजह से सन की रेज अंदर तो आ जाती है पर वहाँ से एस्केप नहीं हो सकती है, और इस तरह से जो फार्मिंग होता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस फार्मिंग। अब हम बात करते हैं चेंजिंग इन क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीपल आर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर डेंजरियस हीटिंग अप द अर्थ। दिस गैसेज फ्रॉम अ लेयर अराउंड द अर्थ दैट ट्रैप्स द हीट। We produce these gases when we burn oil, gas and coal, fossil fuel. उसके अलावा जो रीज़न है वो फॉरेस्ट फायर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब ये जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, कहीं पे ड्रॉट आ जाता है, कहीं पे साइक्लोन आ जाता है, कहीं पे ये एक ड्राइंग है, काफ़ी अच्छा है, आप भी इस तरह का कुछ वर्कआउट कर सकते। आप कंटिन्यूस ट्रीज कट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कोई जगह पे ड्राई हो रहा है, कोई जगह पे फ्लड आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये फ्लड है, ये ड्राई रीजन है और ये अर्थ है जो रो रही है। तो इस तरह से आप भी कुछ क्रिएटिव वर्क ड्राइंग करके अपना थॉट्स जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अर्थ की सिचुएशन देखिए कि यहाँ पे एक तरफ एकदम ग्रीन अर्थ है, ये वाली जो हमारे लिए कंफर्टेबल जोन है जहाँ पे हम इजीली सरवाइव कर सकते हैं, और एक है ऐसी जलती हुई ड्राई अर्थ जहाँ पे कुछ बचा नहीं। अब ट्रीज आप देखिए, यहाँ पे ये ट्री ग्रीन है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे कितना सारा वाटर और ग्रीनरी दिख रहा है, ये रीजन में आप देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब डिपेंड है आपके ऊपर कि भाई फ्यूचर में आपको कैसी अर्थ के ऊपर रहना है। चॉइस आपके पास है कि आपको ग्रीन अर्थ चाहिए कि ड्राई अर्थ चाहिए। अगर आपको ग्रीन अर्थ चाहिए तो ग्रो मैक्सिमम ट्री। ये जितने भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन है, ट्रीज, ग्रो मोर ट्रीज। क्योंकि ट्रीज ही एक ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बाकी हमारे पास अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि विदाउट ट्रीज हम कैसे क्लाउड बनाएं, कैसे रेन हो, कैसे एटमॉस्फेयर में से CO2 को निकाल सके, इतने हम एडवांस नहीं हुए। तो अब हमारे पास जो चॉइस है वो एक ही चॉइस है, और वो चॉइस है ग्रो मोर ट्रीज। तो ये सब क्लाइमेटिक चेंज है।
अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि भाई व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपको नोट डाउन कर देना है। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू एन अनइक्वल एंड continuous rise in the average temperature of Earth's climate system due to the greenhouse gases। यानी अर्थ के क्लाइमेट में कंटिन्यूस टेम्परेचर, अगर एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। वो ग्रीन हाउस गैसेस कौन से उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो इफेक्ट है उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बहुत सारी डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन तो एक ही होती है, ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स नियर सरफेस एयर एंड ओशंस। Evidence of warming of the climate system includes observed increase in global average air and ocean temperature। ग्लोबल यानी सब जगह पे जो होता है वो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है। अब यहाँ पे देखिए अर्थ की हालत क्या हो रही है, गर्म हो रही है तो सब वाटर जो है मेल्ट हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है पूरा अर्थ, और पूरा आइस कैप जो ऐसे इवापोरेट होते जाएंगे तो अर्थ पे फिर बचेगा क्या। तो इट अकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंट्रप इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेज जिसको हम बोलते हैं। दिस इफेक्ट मेक्स द planet warmer and which subsequently reaches to global warming। तो कुछ ऐसे इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है, यूवी रेज जो है सन के, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, फिर वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते और उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट होती है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया जो गर्म हो रही है उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। अब कभी कभी हमें न्यूज़पेपर में ऐसे न्यूज़ आते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की इफ़ेक्ट क्या होती है वो, एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन वेस्ट यूरोप हीट एक्सपीरियंस। तो वेस्ट यूरोप में 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। अब वहाँ के लोगों को 5 डिग्री भी बढ़ेगा तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जो उनकी बॉडी स्ट्रेंथ जो डेवलप्ड हुई है तो उनको वो बट ऑब्वियसली हॉट एटमोसफियर लगेगा। 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रिचेस टू मैक्सिमम ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस इन 2009। तो जो दार्जिलिंग इतनी हाइट पे है वहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता था एवरेज, वो इंक्रीज होकर 28 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया। स्नोफॉल इन डेजर्ट, डेजर्ट में स्नोफॉल हो गया। मुंबई रिसीव्स 942 मिलीलीटर रेन इन वन डे इन 2005। तो एक दिन में 942 मिलीलीटर रेन यानी फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया इन 2005। सुंदरवन इज सबमर्जिंग, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो स्नो कैप्स है वो भी मेल्ट होने लगे। अब उसकी वजह से ओशन का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा, और ओशन के पास वाले जो रीजन है वो लैंड जो है वो ओशन के अंदर सबमर्ज हो जाती है, और ऑस्ट्रेलिया तो एक पूरा आइलैंड भी है। सुंदरवन जो हमारा है वो डेल्टा एरिया है, तो वो सबमर्ज होने लगा है। रिडक्शन ऑफ 5 किमी इन कुंबू स्नो रिवर ऑफ नेपाल। आइस कैप ऑफ द साइज ऑफ 3250 स्क्वायर किलोमीटर मेल्ट्स विद इन 35 डेज इन एंटार्क्टिका। इतना बड़ा रीजन 3250 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन 35 डेज में मेल्ट हो गया है एंटार्क्टिका में। सोर्सेज ऑफ रिवर आर ड्राइंग अप। और ये एक्चुअली में जो आइस कैप है दैट आर द सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर। सब जितनी भी रिवर है वो ग्लेशियर में से प्रोड्यूस होती है। अब ग्लेशियर ही नहीं रहेगा तो रिवर कहाँ से प्रोड्यूस होगी, और पूरी सब जो पेरेनियल रिवर है वो ड्राई हो जाएगी। तो इस तरह के न्यूज़ हमें न्यूज़पेपर में रीड करने को मिलते हैं। तो ये सब इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब इफ़ेक्ट हमें फेस करनी पड़ती। अब आगे अर्थ कैसे हीट होती है, फिर इसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है, उसके बारे में जो हमें डिस्कस करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप दैट यहाँ तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा।
इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। और like the video, share the video, subscribe the channel and press the bell icon. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.